Good morning. This is Dr. Abhishek Nath, Assistant Professor of Political Science, MLT College Saharsa, BN मंडल यूनिवर्सिटी मधेपुरा बिहार। आज हम लोग MA फर्स्ट सेमेस्टर की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी टॉपिक के तहत राष्ट्र और धर्म और राष्ट्र के बीच चर्चा करेंगे। जहाँ तक धर्म का बात है, धर्म या जिसे हम रिलीजन भी कहते हैं, इसकी जो पश्चिमी और पूर्वी अवधारणाएं हैं वो काफ़ी अलग अलग रही हैं। धर्म अपने आप में, अगर हम एक समेकित रूप से बात करें तो धर्म अपने आप में एक ऐसा एक हम कह सकते हैं एक प्रैक्टिसेस, नॉर्म्स, कुछ ट्रेडिशंस की ऐसी व्यवस्था है। धर्म कुछ ऐसी व्यवस्था है जिसमें कि लोगों को कुछ ख़ास तरीके से बिहेव करने के लिए कहा जाता है। यानी एक तरह का डॉक्ट्रिन, धर्म एक तरह से आपके जीवन को नियंत्रित करने का प्रयास करता है। और कई बार धार्मिक नेताओं में पता भी है, धार्मिक नेताओं जो धार्मिक लीडर होते हैं वो काफ़ी अधिक शक्ति की एक्सरसाइज करते हैं, यानी उनकी पावर काफ़ी अधिक होती है, क्योंकि एक बड़े पैमाने पर लोग उनकी बातों को मानते हैं, विश्वास करते हैं और उनके एक आवाज़ पे मर मिटने को तैयार होते हैं। धर्म अपने आप में एक बाइंडिंग फोर्स है और इस धर्म के पैरोकर, जो धर्म के पैरवीकर हैं, जो धार्मिक नेता हैं, धर्मगुरु हैं, वो इनके ऊपर एक बहुत बड़ी काफ़ी स्ट्रॉन्ग पावर एक्सरसाइज करते हैं। अर्थात धर्म अपने आप में एक महत्वपूर्ण फोर्स है जो लोगों को यूनाइट करता है, लोगों को लड़ा सकता है। तो इसलिए धर्म केवल एक व्यक्तियों के अपने प्रैक्टिस का मामला नहीं है। अब अगर हम भारतीय कॉन्टेक्स्ट में धर्म की बात करें या थोड़ा समझने का प्रयास करें तो धर्म जो है हमेशा ही राष्ट्र के साथ जुड़ा रहा है। इन द सेंस जो धर्म है वो राष्ट्र के ऊपर है। मनु, कौटिल्य, जिसने भी राष्ट्र की बात की है, उनके लिए राष्ट्र का मतलब टेरिटरी और प्लस पीपल, लोग और उसके अंदर रहने वाले लोग, दोनों मिल करके हैं। और धर्म जो है वो राष्ट्र के ऊपर है, जो राष्ट्र को संचालित करता है, जो राष्ट्र का एक ऑर्डर है। धर्म क्या करता है, एक सोशल और जो पॉलिटिकल ऑर्डर है उसको मेंटेन करने का प्रयास करता है। राजा जो है सो धर्म के नीचे है, राजा का एक राजधर्म है और वो राजधर्म ये है कि वो अपने राज्य के अंदर जो सोशल और पॉलिटिकल ऑर्डर है, जो सिस्टम है, जो हिरार्की है, उसको मेंटेन करे। और अगर कोई राजा ऐसा नहीं कर पाता है तो उसे धर्म से च्युत माना जाता है और उसे अपने पद को छोड़ना पड़ सकता है। प्राचीन भारतीय जो धर्म और राज्य की समझ है वो इस प्रकार रही, अर्थात धर्म और राज्य काफ़ी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि यहाँ धर्म लोगों के प्रैक्टिस के साथ साथ राज्य को भी नियंत्रित करने का प्रयास करता है। और कई बार राजा भी जो अपना शासन करने का अधिकार प्राप्त करते हैं वो धर्म के द्वारा ही प्राप्त करते हैं, जिसे हम डिवाइन राइट थियरी भी कई बार कहते हैं। तो महत्वपूर्ण यह है कि भारत में जितने भी सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो कास्ट सिस्टम है, ये सभी भी धर्म से काफ़ी मजबूती से जुड़ा हुआ है और उसको अपहेल्ड करने का काम, उसको बनाए रखने का काम राज्य करता है। तो कहीं ना कहीं जब हम राज्य और राष्ट्र अगर हम बात करें तो राज्य क्या है, राज्य एक पॉलिटिकल एंटिटी है। लेकिन जब आप राष्ट्र की बात करते हैं तो राज्य और उसमें रहने वाले लोग जो कि एक कल्चरली एक दूसरे से जुड़े हुए हों तो एक राष्ट्र बन जाता है, अर्थात नेशन बन जाता है। राष्ट्र पहले के टर्म वो टेरिटोरियल पीपल के रूप में यूज होता था, लेकिन वर्तमान टर्म में अगर हम देखें, वर्तमान अर्थों में राष्ट्र जो है, नेशन जो है, जो टर्म, ये काफ़ी नया है और ये आधुनिक राज्यों के उदय के साथ पश्चिमी यूरोप में उदय हुआ इसका। राष्ट्र आपको एक होमोजीनस पीपल की कल्पना करता है, एक ही तरह के लोग। इन राष्ट्रों का राज्यों के रूप में संकलन जब हो जाता है, अर्थात जब कल्चरल बाउंड्री और पॉलिटिकल बाउंड्री सेम हो जाती है तो वो राष्ट्र राज्य बन जाता है, इसे हम नेशन स्टेट कहते हैं। पश्चिमी यूरोप में राष्ट्र राज्यों का उदय आधुनिक राज्यों के साथ हुआ, क्योंकि पश्चिमी यूरोप में भी जब मेडिवल प्राचीन काल और जब मध्यकाल के बाद जब आधुनिक काल आया तो
प्राचीन और मध्यकाल में धर्म और राज्य काफ़ी जुड़े हुए एक दूसरे से। जैसा कि मध्यकाल में पता है, पोप और राजा दोनों की ही शक्ति एक्सरसाइज होती थी। पोप को कई बार राजा के ऊपर होता था और राजा भी उसके बात को टाल नहीं सकते थे। तो व्यक्ति जो है धर्म और राज्य दोनों ही तरह के शासन के अधीन थे, दो दो तरह के पावर के अधीन थे। जब मध्यकाल में कई सारे पोप और राज्य के मध्य एक राइवलरी हो रही थी कि धर्म ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ऊपर है, या राज्य उसके ऊपर है, इसी समय कुछ ऐसे स्कॉलर आए जिन्होंने स्थापित करने का प्रयास किया कि धर्म का मामला अलग है और राज्य का मामला अलग है। धर्म लोगों के नैतिक और व्यक्तिगत जीवन से संबंध रखता है, जबकि राज्य का कार्य, जो राजनीतिक कार्य है, वो पब्लिक डोमेन से मामला रखता है। अर्थात यहाँ पब्लिक और प्राइवेट का डिवीज़न किया गया और यह प्रयास किया गया कि धर्म को निजी क्षेत्र में लाया जाए और राज्य को सार्वजनिक क्षेत्र में। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि अगर एक ही व्यक्ति के बीच धर्म और राज्य दोनों ही अपनी शक्ति एक्सरसाइज करते हैं, दोनों ही पावरफुल हैं। अगर एक ही व्यक्ति, जैसे अगर धार्मिक गुरु है, वो धर्म गुरु भी और राज्य का भी संचालक हो जाए, तो उसके पास एक असीम शक्ति आ जाएगी और एक डिस्पोटिक रूलर हो जाएगा। इस समय हॉब्स, लॉक जैसे स्कॉलर्स ने यह प्रयास किया कि धर्म और राज्य को अलग किया जाए और पब्लिक और प्राइवेट के डिवाइड के रूप में धर्म को निजी क्षेत्र में की तरफ धकेल दिया गया और राज्य का काम सार्वजनिक क्षेत्र से लगाया गया। अर्थात यहाँ स्टेट का सेकुलराइजेशन कर दिया गया। धर्म निजी मामला, राज्य वो पब्लिक मामला है। ये सेकुलराइजेशन का प्रोसेस काफ़ी लंबा होता है। मध्य यूरोप में भी यह काफ़ी लंबा समय रहा है। राज्य और धर्म के बीच लड़ाई होती रही है, धार्मिक गुरु और राज्य के बीच, और धीरे धीरे करते हुए सोसाइटी ने इस बात को समझा है कि इन दोनों के बीच जो अलगाव है, विलगाव है, क्यों ज़रूरी है। और तब जाकर आधुनिक राज्यों का निर्माण हुआ, जो जनता की सहमति से अपनी सत्ता प्राप्त करती है, किसी दैवीय शक्ति के द्वारा राजा शासन नहीं करता है। अतः वहाँ एक पूरा धर्म और राज्य के बीच एक पूरी लंबी हिस्ट्री है, लड़ाई है, जिसके बाद न केवल सोसाइटी का सेकुलराइजेशन हुआ है बल्कि राज्य का भी सेकुलराइजेशन हुआ है और धर्म को निजी क्षेत्र में दरकिनार कर दिया गया है। इसलिए जो पश्चिमी विचार है वो काफ़ी क्लियर इस मामले में कि धर्म और राज्य दो अलग अलग चीज़ हैं। राजनीति को धर्म से अलग रखना चाहिए। राजनीति एक पब्लिक डोमेन का मामला है और धर्म जो है सो प्राइवेट डोमेन का मामला है। हालांकि से कुछ अपवाद भी हैं, जैसे कि ब्रिटेन में आप देखें तो धार्मिक एक पार्टिकुलर धर्म से आने वाला राजा ही वहाँ का राजा बन सकता है, लेकिन वहाँ की सोसाइटी इतनी सेकुलर है, सेकुलराइज्ड है कि उन पर इसका बहुत अधिक असर नहीं पड़ता और धार्मिक टॉलरेंस बना रहता है। अब अगर हम ये पश्चिमी सोच है, लेकिन अगर हम पूर्वी सोच की बात करते हैं, मैंने बताया जैसे कि धर्म और राज्य काफ़ी जुड़े हुए हैं, काफ़ी नज़दीक से जुड़े हुए हैं। महात्मा गांधी ने एक बार कहा था कि जो धर्म और राजनीति को एक दूसरे से अलग करने की बात करते हैं वो एक्चुअली ना धर्म को समझते हैं और राजनीति को समझते हैं। उनका ये मानना था कि सभी धर्म आपस में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, टॉलरेशन, कोऑपरेशन की बात करते हैं। इसीलिए धर्म जो है सो राजनीति को संचालित करने वाला होना चाहिए, उसे रास्ता दिखाने वाला होना चाहिए, ताकि सभी समुदायों के बीच एक टॉलरेंस बना रहे, न कि इनके बीच एक टकराव की स्थिति हो। जब भारत आज़ाद हुआ, यह भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जब अंग्रेज़ जब भारत आए तो उन्होंने कभी भी भारतीय सोसाइटी को सेकुलराइज करने का या उसमें इंटरफेयर करने का प्रयास नहीं किया। यानी सोसाइटी जहाँ थी, जिस सोच के साथ ग्रसित थी, वो उसी सोच में ग्रसित रही। आज़ादी के बाद अगर हम बात करें तो आज़ादी के बाद सुदीप्त कविराज कहते हैं कि 4 धाराएं थी हमारे यहाँ जो धर्म और राजनीति से संबंधित 4 तरह के विचार सामने थे। सुदीप्त कविराज की किताब है पॉलिटिक्स इंडिया, जिसे आप खरीद सकते हैं। इसमें एक पूरा सेक्शन है धर्म के ऊपर, एक बड़ी अच्छी किताब है। आप इसमें से 4 चैप्टर हैं, इसमें आप पढ़ सकते हैं। तो भारत में जो प्रोसेस रहा वो भारत में जब आज़ादी प्राप्त उसमें 4 धाराएं थी अलग अलग। एक जो हिंदू और मुस्लिम कम्युनलिज्म था। मुस्लिम कम्युनलिज्म के कारण हमें भारत की पार्टीशन भी हुआ और भारत पाकिस्तान के रूप में 2 राज्य बने। इसके अलावा एक जो महात्मा गांधी जिस धैर्य का नेतृत्व कर रहे थे, जो मानता था कि धर्म और राजनीति के बीच ऐसा कोई वियोग नहीं है, संयोग है, और उनके बीच एक जो हेल्दी रिलेशन वो बना रहना चाहिए। एक तरह से हम कहें तो सर्वधर्म समभाव, जिसकी बात राधाकृष्णन ने भी की है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वधर्म समभाव एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट की बात है, वो कही जाती है। और एक चौथा धारा था वो जो लिबरल कम्युनिस्ट धारा था, जिसमें नेहरू और अन्य लोग थे। उनका वो एक एथिस्टिक ट्रेडिशन का मानना था कि जो पश्चिमी ट्रेडिशन को फॉलो करता है कि राज्य का धर्म से कोई लेना देना नहीं है और धर्म को राज्य से बिल्कुल अलग कर दिया जाना चाहिए। कहीं ना कहीं पार्टीशन के जो हॉरेंडियस जो भयावह स्थितियाँ रहीं और जो लड़ाई झगड़े हुए, उसके कारण कहीं ना कहीं भारत को ये पुश किया गया कि वो एक
लोकतांत्रिक राज्य के रूप में इस्टेब्लिश हुआ। लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि भारत में तब भी सेकुलर शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया, जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है वो इस्तेमाल नहीं किया गया। और जब बाद में 1942 में धर्मनिरपेक्ष जोड़ा भी गया तो धर्मनिरपेक्ष की जगह पे पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। ये अपने आप में यह दर्शाने का प्रयास है कि कहीं ना कहीं भारत की जो समझ है धर्म और राजनीति के बारे में वो पश्चिमी समझ से अलग है। इसके पीछे एक कारण भी है, पश्चिम में एक पूरा इतिहास रहा है जैसे मैंने आपको बताया, और सोसाइटी और राज्य का जो सेकुलराइजेशन हुआ है वो एक पूरा प्रोसेस रहा है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में सीधा ही हमने एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की, लेकिन सोसाइटी के अंदर जो एक भावना होनी चाहिए वो नहीं आई। वो कहीं ना कहीं लोग अलग अलग कम्युनिटीज़ के रूप में अपनी धार्मिक पहचान को एक महत्वपूर्ण मानते हुए जुड़े हुए थे। और पहले भी, आज़ादी से पहले भी धर्म राजनीति का एक महत्वपूर्ण परिचालक था। जो धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण व्यक्ति थे या धार्मिक रूप से सामाजिक रूप से जो हिरार्की में ऊपर थे, उनका राज्य में शासन सत्ता में ज़्यादा योगदान था, उनकी शासन सत्ता में पकड़ थी। और बहुत सारी कुरीतियाँ भी, जो सामाजिक कुरीतियाँ थी, वो धर्म से ही जुड़ी हुई थी। तो भारत में बहुत ज़रूरी था कि धर्म और राजनीति को अलग नहीं किया जाए, बल्कि धर्म में सुधार की ज़रूरत थी ताकि सोसाइटी का सेकुलराइजेशन हो। तो राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण काम ये भी था कि धर्म में कैसे सुधार किया जाए। बहुत सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह जैसे बहुत सारी प्रथाएं जो थी वो सामाजिक प्रथाएं नहीं थी, वो कहीं ना कहीं धार्मिक प्रथाएं भी थी। अतः कहीं ना कहीं राज्य को एक आगे बढ़कर काम करना था, लेकिन फिर भी एक बैलेंस भी रखना था ताकि यहाँ अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं धर्म, जैसे भारत में आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी सभी धर्म के मानने वाले लोग हैं। इनके बीच एक रिस्पेक्ट भी कैसे, इनके बीच एक अंडरस्टैंडिंग कैसे बना के रखी जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण था। लेकिन जो जब नेहरू जी ने सत्ता संभाली तो ये माना जा गया कि तब उनका ये मानना था कि आर्थिक विकास ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक बार जब विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी तो ये जो फ्यूडल सोच है, जो हमारी पुरानी जो सामाजिक गठजोड़ है, वो अपने आप ढीला पड़ेगा, वो टूट जाएगा और धर्म और सामाजिक पहलू जो है ज़्यादा महत्वपूर्ण मुद्दे नहीं रहेंगे और लोग आर्थिक आधार पर संगठित हो जाएंगे, जैसे कि उच्च वर्ग, मध्य वर्ग, निम्न वर्ग। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कुछ समय में तो आज़ादी के बाद धार्मिक मान्यताएं सुस्त पड़ी हुई थी। धार्मिक जो उन्माद था या धार्मिक जो रिलीजियस कम्युनलिज्म था वो कहीं ना कहीं सुसुप्त था। लेकिन जैसे ही इसे एक फर्टाइल ग्राउंड मिला, एक मौका मिला, तो ये फिर से एराइज हो गया। जैसा कि विपिन चंद्रा का भी कहना है, आशीष नंदी ने भी इस चीज़ को काफ़ी अच्छा डिफ़ाइन किया है। उनका ये मानना है कि भारत में धर्म और राजनीति के बीच जो धर्म से जो राजनीति में समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं जो मॉडर्न आइडिया ऑफ सेकुलरिज्म है उसका भी असर है। क्योंकि मॉडर्न धर्म और धर्म से जुड़ी हिंसा एक मॉडर्न मामला है। धर्म से जुड़ी हिंसा जो है वो एक मॉडर्न मामला है। भारत में पहले भी धार्मिक असंतोष थे, लेकिन कभी विवाद इतना नहीं बढ़ता था कि वो वायलेंस का रूप धारण कर ले। अगर टीएन मैदान वही कहते हैं कि कहीं ना कहीं ट्रेडिशन और जो मॉडर्न चीज़ें हैं, इनके बीच एक इंटरेक्शन की भी बात है, और उनसे मिल करके जब चीज़ें निकलती हैं तो उसका एक अलग पहलू उभर कर सामने आता है। तो अलग अलग स्कॉलर्स ने अलग बात की है। आप इसे आप सिर्फ कविराज की किताब में देख सकते हैं। मेरा यहाँ ये कहना है कि भारत में धर्म और राज्य काफ़ी जुड़ा हुआ मामला रहा है और इसके पीछे कारण भी रहे हैं कई। महत्वपूर्ण यह है कि हम राजनीति, धर्म और राजनीति को फिर भी एक डिस्टेंस बनाने की ज़रूरत है। हम किसी एक धर्म, जैसे मेजॉरिटी और माइनॉरिटी जो रिलीजन, सभी रिलीजन आपस में बराबर है। भारत में प्रॉब्लम कुछ मुद्दे ये रहे हैं कि जैसे कुछ धड़े हैं, जैसे राइट विंग है, उन पे ये आरोप लगाया जाता है कि ये कम्युनल पॉलिटिक्स करते हैं, अर्थात ये नॉन सेकुलर हैं। राइट विंग, लेफ्ट विंग पे ये और लिबरल्स पे ये आरोप लगाते हैं कि ये स्यूडो सेकुलर हैं। इनका सेकुलरिज्म जो है वो स्यूडो सेकुलर है, एक्चुअली माइनॉरिटिज्म को बढ़ावा देता है। महत्वपूर्ण यह है कि ये बात बिल्कुल सही है, कुछ हद तक सही है। अगर हम भारत का पिछले 50, 60, 70 साल का इतिहास देखें तो माइनॉरिटीज़ को मेजॉरिटी के ऊपर तरजीह देने का प्रयास किया गया है, और जिसका कहीं ना कहीं कई बार आप कहते हैं जिसका रिफ्लेक्शन भी होता है, जिसके कारण कई बार हिंसाएं भी होती हैं। इसीलिए जब हम धार्मिक पहचान या धार्मिक अधिकार, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार में धार्मिक पहचान को बनाए रखने, उसे प्रोपेगेट करने, उसे बढ़ाने की छूट दी गई है, जो कम्युनिटी राइट है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि
ये राइट किसी भी हद तक, इस हद तक नहीं बढ़ाया जाना चाहिए कि वह अन्य धार्मिक समुदायों के ऐसे ही अधिकारों को हनन करे। कहने का तात्पर्य यह है कि माइनॉरिटीज़ को जो अधिकार है वो मेजॉरिटीज़ को भी अपने धर्म को बनाए रखने, उसको बढ़ाने का अधिकार है। महत्वपूर्ण ये है कि राजनीति में जब धर्म का डायरेक्ट इस्तेमाल, सीधा इस्तेमाल किया जाता है और धर्म के आधार पे लोगों का जब मोबिलाइजेशन किया जाता है, तो ये धार्मिक उन्माद और वायलेंस में ज़्यादा बदल जाता है। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि धर्म का इस्तेमाल जो है सो वो राजनीति में सीधे तौर पर न हो। सीधे तौर पर राजनीति में धर्म का इस्तेमाल धार्मिक आधार पर लोगों का जो मोबिलाइजेशन है वो नहीं होना चाहिए। हाँ, लेकिन धर्म में सुधार का जहाँ तक मामला है वो ज़रूर राज्य का काम है, लेकिन ऐसा देखने में मिला है कि भारतीय राज्य इस मामले में कंसिस्टेंट नहीं रहा है। जहाँ उन्होंने हिंदू धर्म में सुधारों को तो बढ़ावा दिया है, लेकिन ऐसे ही कामों को मुस्लिम और अन्य पर्सनल लॉज में सुधार के लिए आगे नहीं आए हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं ये आरोप लगाए जाते हैं कि भारतीय राज्य की प्रगति कहने को तो सेकुलर है, लेकिन कंप्लीट सेकुलर नहीं रही है। इस मामले में सेकुलर से ज़्यादा अच्छा हम ये कहें कि सभी धर्मों के प्रति एक समान व्यवहार का नहीं रहा है, तो गलत नहीं होगा। राजीव भार्गव ने कहा है कि राज्य का धर्मों के प्रति एक प्रिंसिपल डिस्टेंस होना चाहिए, एक नैतिक दूरी, एक जो सैद्धांतिक दूरी बनाकर रखनी चाहिए। जहाँ राज्य को जितनी ज़रूरत है वो उसमें जाए, हस्तक्षेप करे और फिर अपने जगह पर वापस आ जाए, और सभी धर्मों को अपने अपने क्षेत्र में काम करने की का एक डोमेन है, उसमें वो काम करे, एक दूसरे में इंटरफेयर ना करे, एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्टफुल तरीके से काम करते रहें और राज्य भी एक प्रिंसिपल डिस्टेंस बनाए रखे। लेकिन भारत में ऐसा देखने को नहीं मिला है। महत्वपूर्ण यह है कि राष्ट्र जो है वो, राष्ट्र जैसे मैं बताया वो एक होमोजीनस कैटेगरी है। राष्ट्र हर राज्य जो है सो राष्ट्र राज्य बनना चाहता है, नेशन स्टेट बनना चाहता है, क्योंकि वह एक तरह के लोगों की बात करता है। जब एक तरह के लोग होते हैं तो उन पर शासन करना ज़्यादा आसान होता है। जितनी प्लूरल सोसाइटी होती है उसमें उतना ज़्यादा शासन करने की मुश्किलें होती हैं। इस संदर्भ में कई हिंदू विचारक जो रहे हैं, जैसे कि वीर सावरकर रहे हैं, जिन्होंने विनायक दामोदर सावरकर, जिनका ये मानना था कि भारत एक हिंदू राष्ट्र हो सकता है, और उसके लिए उन्होंने डिफ़ाइन किया फादरलैंड और होली लैंड के रूप में। जिन व्यक्तियों का फादरलैंड, पितृभूमि और पुण्यभूमि भारत है, वो तो इस भारत नेशन का पार्ट हैं, और जो नहीं है उनके नहीं है। तो इस मामले में मुस्लिम और ईसाई यहाँ के पार्ट नहीं रह जाते हैं, और भारत में जो हिंदू, वर्ण, जैन, बुद्धिस्ट, सिख ये भारत के पार्ट रह जाते हैं। यहाँ महत्वपूर्ण ये है कि विचार महत्वपूर्ण नहीं, विचार ये है कि राज्य को राष्ट्र बनाने की जो प्रक्रिया है उसके कई अलग अलग आधार हो सकते हैं। जैसे फ्रांस में फ्रेंच बोलने वाले, इटली में इटालियन बोलने वाले, ब्रिटेन में खास धर्म से जुड़े लोग, तो ये आधार हो सकता है लोगों को होमोजेनाइज करने का। तो आधुनिक राज्य की जो प्रकृति है, जो राज्य से राष्ट्र के रूप में तब्दील होना चाहता है, यह इन राज्यों की मुख्य समस्या है। और इसके लिए कभी वो लैंग्वेज, जैसे कि हम देखें धर्म के नाम पे भारत से पाकिस्तान बटा, लेकिन फिर धर्म से भाषा के नाम पे बांग्लादेश बटी है। तो ये कोई एक फिक्स कैटेगरी नहीं है, इसका इस्तेमाल किया जाता है, राजनीतिक ज़रूरतों के हिसाब से इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मेरा कहना यह है कि राष्ट्र जो है अपने आप में एक होमोजेनाइजिंग आइडिया है, और इसलिए अलग अलग पहचानों का इस्तेमाल किया जा सकता है। देखिए जॉन लॉक जो कि माना जाता है कि लिमिटेड गवर्नमेंट और लिबरलिज्म के पुरोधा हैं, उन्होंने भी अपनी लेटर्स ऑन टॉलरेंस में जब बात की तो उन्होंने धार्मिक टॉलरेंस की बात की है, लेकिन वो उन्होंने इससे कैथोलिक धर्म को अलग रखा है। क्यों? क्योंकि उनका ये मानना था कि कैथोलिक धर्म जो है उनका एलिजियंस जो है वो कहीं और, किसी और सत्ता के प्रति है, इटली के रोम की सत्ता के प्रति है। अर्थात हम ये भी नहीं कह सकते कि जो जॉन लॉक हैं, इस आधार पर उनके लिए मुस्लिम भी शायद इस सत्ता में शामिल, इस टॉलरेंस से बाहर थे। इसीलिए बावजूद इसके उन्हें एक लिबरलिज्म का पुरोधा कहा जाता है, लेकिन आप देखिए धार्मिक आधार पर उन्होंने भी एक डिफ्रेंसिएशन किया है और एक अलग अलग मान्यताएँ रखी हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने चूँकि लिमिटेड गवर्नमेंट की बात की, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की बात की, इसीलिए इस मामले में उन्हें ज़्यादा लिबरल माना जाता है। लेकिन धर्म के मामले में वो भी उनकी समझ थोड़ी अलग है। तो इसीलिए जो राष्ट्र और राज्य है, इसके साथ जब हम धर्म को उसका आधार बना देंगे तो समस्याएं खड़ी होंगी। तो महत्वपूर्ण यह है कि हम एक जो राज्य की प्लुरैलिटी है, जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं, उनके प्रति एक टॉलरेंस, एक दूसरे प्रति रिस्पेक्ट के रूप में एक राष्ट्र को स्थापित करें, न कि एक खास पहचान के रूप में। थैंक यू सो मच।